वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को यहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे, साथ में हमारे पास इजी नोट्स भी रखे हुए हैं, तो संदीप मुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे इजी नोट्स के रिगार्डिंग। और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और कितना हम लोगों ने सीख लिया और कितना सीखना बाकी है। ठीक है, बुक हमारी रन हो रही है रियल एनालिसिस। क्या कहा? रियल एनालिसिस। कोई समस्या? रियल एनालिसिस में जो हम लोग सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं? कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। क्या कहा? कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बेसिकली हम लोग सीख करके आए थे ऑलरेडी बीएससी पार्ट 1 में, जहां पर हम लोगों ने सीखा था कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज। याद आया? वहां पर हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए डिस्कस किए थे। अभी आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है किसके लिए? वो हमको डिस्कस करना है इंटीग्रेशन के लिए। अब सवाल ये उठता है कि इंटीग्रेशन के लिए इस बात का क्या सेंस है, तो इसको हम कवर करते हैं इंटीग्रेशन को, और पूरे इंटीग्रल के लिए नहीं बल्कि इसके कुछ हिस्सों के लिए। इंटीग्रेशन की जब चर्चा करते हैं तो इंटीग्रेशन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है, बिल्कुल सही जवाब है, इनडेफिनिट। दूसरा होता है डेफिनिट। अब जो डेफिनिट इंटीग्रल होता है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल को हम दो हिस्सों में लेकर के जाते हैं, एक को बोलते हैं प्रॉपर और एक को बोलते हैं इम्प्रॉपर। तो जो नाम बनता है वो प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सेंस हमेशा डेफिनिट से ही होगा। किससे सेंस होगा? डेफिनिट से ही होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इज टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द टू लिमिटेड पॉइंट्स, जो भी आपको लिमिट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं उसके थ्रू। यहाँ से प्रॉपर इंटीग्रल की हम बात करते हैं तो याद रखेंगे प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा क्या होते हैं? कन्वर्जेंट होते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा क्या होते हैं? कन्वर्जेंट होते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल की जो पहचान होती है वो क्या होती है? कौन बताएगा? बोलो भाई अनु, प्रॉपर इंटीग्रल की पहचान क्या होती है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हाँ बोलो। यहाँ से डेफिनिट इंटीग्रल को ही हम पूरा डिफाइन कर रहे हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये पूरा डेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन है। इसमें ए बी और एफ एक्स को हम बार बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की हमने चर्चा की, तो इसमें क्या हो सकता है प्रॉपर इंटीग्रल में? बिल्कुल सही जवाब है। इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो लिमिट्स होगी, लिमिट्स ये भी कैसे होगी? फाइनाइट होगी, और जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? बाउंडेड होगा। फंक्शन मतलब समझ रहे हैं, जो इंटीग्रेंट होगा वो बाउंडेड होगा। किस पर? इस लिमिट के अंतर्गत जो भी हमारे पास रेंज दी जा रही है। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बेसिकली हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करा देते हैं। सबसे पहला जो जनरेट होता है वो जनरेट होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या कहा? फर्स्ट काइंड। अब फर्स्ट काइंड की कोई डेफिनेशन बता सकता है? क्या होगा? ठीक है, लिमिट जो होगी वो नॉन फाइनाइट होगी, यानी ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स और माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और फिर बोथ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। कोई समस्या नहीं? मेरी बात समझे। यहाँ से ये फर्स्ट काइंड हमारे पास जनरेट होता है, इसी में जनरेट हो जाता है सेकेंड काइंड। जब सेकेंड काइंड की हम लोग चर्चा करते हैं तो इस सिचुएशन में जो लिमिट्स होती है वो फाइनाइट हो जाती है, लेकिन जो फंक्शन होता है वो कैसा हो जाता है? अनबाउंडेड हो जाता है। याद रखेंगे इसमें फंक्शन कैसा होता है? एफ एक्स इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड फंक्शन कैसा होगा? अनबाउंडेड होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब जब हम बात कर रहे होंगे फंक्शन इज अनबाउंडेड, तो इस बात का सेंस किससे जाएगा? फंक्शन इज अनबाउंडेड ऑन, ये जो लिमिट दी जा रही है इसी के अंदर चेक करना होगा, बाकी किसी से हमको लेना देना नहीं है। नहीं, मेरी बात समझे? क्लियर? फिर यहाँ से एक तीसरा इसी में जनरेट होता है जिसका हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। ये थर्ड काइंड की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और इस थर्ड काइंड में दोनों मिक्सअप केसेस देखने को मिलेंगे। लिमिट कैसी हो जाएगी और फंक्शन भी कैसा हो जाएगा? अनबाउंडेड। ऐसा भी हो सकता है
हाँ, ये दोनों मिक्सअप केसेस, हालांकि थर्ड काइंड का अपने पास कोई काम नहीं रहेगा, इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। अब क्योंकि हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के अंतर्गत इन चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर टेबल कंस्ट्रक्ट होगी और इसको हमें समझना होगा। यहाँ से हमने दो टाइप, फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड। फर्स्ट काइंड के लिए मुझे लगता है लास्ट क्लास में केसेस बता दिए थे, दो केस बताए थे, एक कंपैरिजन टेस्ट और दूसरा म्यू टेस्ट, दो टेस्ट शायद बता दिए थे। तो यहाँ से कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के लिए यहाँ पर हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट काइंड, और दूसरा क्या जनरेट होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। कोई समस्या? जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ से बेसिकली हमने दो टेस्ट सीखे। सबसे पहला टेस्ट क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से हमने सीखा a टू इन्फिनिटी 1/x⁴n dx। a हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि ये कन्वर्जेंट होगा अगर n की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है, तो ये कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा। जबकि अगर इसी में 1 से छोटी या बराबर है तो फिर ये हो जाता है डाइवर्जेंट। इसी सिचुएशन में एक हमने दूसरा टेस्ट और सीखा, इस टेस्ट को हमने क्या बोला? म्यू टेस्ट। इस म्यू टेस्ट में हम लोग सीखते हैं कि अगर इंटीग्रेशन चल रहा है a टू इन्फिनिटी fx dx, तो यहाँ से बनता है म्यू टेस्ट लिमिट्स x टेंस टू इन्फिनिटी, फिर बोलो x की पावर म्यू fx। कोई समस्या? दोनों में ही एक कॉमन बात चल रही होती है, वो कॉमन बात क्या होती है? फाइनाइट एंड नॉन जीरो। नहीं मेरी बात समझे? एक्चुअली जब इसको अप्लाई करते हैं, मार्कर ही हमारे पास नहीं है, जब इसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसमें भी कंपैरिजन टेस्ट जब अप्लाई करेंगे तो एक तुमको अप्लाई करना होगा, एक कंपैरिजन टेस्ट के लिए तुमको अप्लाई करना होता है लिमिट्स x टेंस टू इन्फिनिटी fx अपॉन gx इक्वल्स टू फाइनाइट एंड नॉन जीरो। याद आया? सेम सिचुएशन जब इस टेस्ट को अप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या मिलना चाहिए? फाइनाइट एंड नॉन जीरो। नहीं मेरी बात समझे? समझ गए? दोनों टेस्ट को इसी जगह पर ब्लॉक कर देते हैं। ये टेबल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोगों ने फर्स्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर हो जाती है कि अगर कोई भी इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल है तो हमेशा कैसा होता है? कन्वर्जेंट होता है। और प्रॉपर इंटीग्रल की पहचान क्या होती है? उसका लिमिट फाइनाइट होगा, फंक्शन कैसा होगा? बाउंडेड होगा। फंक्शन की हम जब भी बात करेंगे तो फंक्शन का सेंस किससे जाएगा? इंटीग्रेंड से जाएगा। किससे जाएगा? ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और ये जो fx है इसी को हम नाम दे रहे हैं क्या? इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड, हालांकि कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी के लिए बार बार उसको फंक्शन fx से पॉइंट आउट कर रहे हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि जब सेकेंड काइंड की चर्चा करेंगे तो सेकेंड काइंड का फॉर्मेट आप अच्छी तरह से समझते हैं कि a टू b बनेगा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? अब अगर हम यहाँ पर लिख दें x की पावर n dx, तो क्या कभी ये फंक्शन अनबाउंडेड हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई एक लिमिट तुमको देखने को मिलेगी, या तो x माइनस a होगा या x माइनस b होगा। मतलब यहाँ पर वो पॉइंट जरूर होगा जो असल में इस रेंज के अंतर्गत आ रहा होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं मेरी बात समझे? नहीं समझे? ठीक है, इन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल दे करके बताइए, तो प्रशांत की बात को पूरा सम्मान देते हैं। फर्स्ट काइंड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी से मुझे बात याद आती है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx। कोई समस्या? ये किसका केस है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसकी बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग तो नहीं चल रहा है मगर तब भी समझने का प्रयास करते हैं। -1 से +1, और हमने ले लिया 1/x⁴
1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो -1 से +1 के बीच में कहीं ज़ीरो आएगा क्या? ये ज़ीरो यहाँ रखने पर फंक्शन इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरी बात समझे, समझ गए? अभी भी कम अच्छा लग रहा है सर, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए और 1 के लिए एक बार डिफाइन कर दीजिए, माने -a के लिए। फिर से चर्चा कर लेते हैं। हमने एक इसी में दूसरा केस डिस्कस कर लिया है और वो डिस्कस किया 1 to 2। क्या डिस्कस कर लिया? 1 to 5 ले लेते हैं। 1 to 5 1 अपॉन x टू दी पावर 3/2 और 1 माइनस ना यहाँ से हमने ले लिया 2 माइनस एक्स टू दी पावर 5 साथ में dx। नहीं, मेरी बात समझे? अब अगर ध्यान से देखो तो 1 से 5 के बीच में कहीं नंबर 2 जनरेट होगा। 2 जब यहाँ रखोगे तो इस एक्सप्रेशन की वजह से इंटीग्रेंट जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा? इन्फिनिटी में। नहीं, मेरी बात समझे? समझ गए? क्लियर? आगे बढ़ा जाए। याद रखेंगे हमारे पास हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें बता रहे हैं x माइनस ए टू दी होल पावर n। ऐसा भी हो सकता है, मतलब a माइनस एक्स टू दी होल पावर n भी हो सकता है। ठीक है, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ा जाए आगे। तो यहाँ से जब ये एक्सप्रेशन होगा तो वैल्यूज रिवर्स कर जाएंगी, इस बात को अपने दिमाग में रखना। लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा और ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होगा। बताइए भाई संदीप, यही पढ़ा था कि कुछ और पढ़ा था? नहीं पढ़ा? यही पढ़ा? यही 2 कॉपी? चलिए, संदीप का साथ मिला, मेरी पॉजिटिव एनर्जी और भी अब हाई हो गई है और आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये वाला टेस्ट जो है इसको हम कौन सा नाम दे रहे हैं? ये वाला है म्यू टेस्ट, ये इतना हिस्सा, और ये वाला जो ब्लॉक चल रहा है आपके सामने ये बेसिकली कंपैरिजन टेस्ट के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन टेस्ट। याद रखना ये प्रॉपर कंपैरिजन टेस्ट नहीं है, क्योंकि जब प्रॉपर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो फिर हम ये बताते हैं कि जो कंपैरिजन टेस्ट, अब इसको कहाँ पर बताया जाए, अब इसको कहाँ पर बताया जाए, इधर पे समझने का प्रयास करेंगे। जब कंपैरिजन टेस्ट की हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं तो बेसिकली यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी एक हिस्सा मान लेते हैं a टू इन्फिनिटी fx और dx, तो यहाँ से एक तुमको phi x चुनना होता है, याद आया? और phi x का चुनाव इस तरह से होता है, gx से शायद पढ़ाया था, gx चुनना होता है और gx का चुनाव कुछ इस तरह से होता है कि मॉड ऑफ fx इज लेस और इक्वल टू gx। नहीं, मेरी बात समझे? समझ गए? कोई समस्या? फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर gx को सेलेक्ट कर लेने के बाद में क्या करना होता है, एक प्रोसेस को अप्लाई करना होता है। प्रोसेस का नाम बताओ, कौन बताएगा? प्रोसेस का नाम बोलो भाई। लिमिट्स x टेंस टू इन्फिनिटी fx अपॉन gx कैसा होना चाहिए? फाइनाइट प्लस नॉन जीरो। भूल गए? नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना? किसका? बेसिकली यही है कंपैरिजन टेस्ट। ये कोई कंपैरिजन टेस्ट नहीं है, यही बता रहे हैं कि दिस इज नॉट अ कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट की बात होगी तो कंपैरिजन टेस्ट वास्तव में ये है, किससे किसको कंपेयर करा रहे हैं? fx और gx, और फिर gx के बेसिस पर fx को बताते हैं, और gx को कैसे बताते हैं, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, वो इसके बेसिस पर बताते हैं। अभी भी नहीं समझे? एक तो ये तरीका रहा gx को पता करने का, एक दूसरा तरीका कोई और भी बताया था, वो क्या तरीका था? नहीं, कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर, कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ x फ्रॉम डिनोमिनेटर, कैंसिल सम टर्म्स जो भी कैंसिल हो रहे होंगे, और उसके बाद जो भी आपके पास एक्सप्रेशन बच रहा है मोनोनॉमियल में, वो मोनोनॉमियल ही असल में तब्दील हो जाता है किसमें? gx में। नहीं, मेरी बात समझे? यहाँ पर मोनोनॉमियल की जब हम बात करेंगे तो मोनोनॉमियल का सेंस किससे जाएगा? एक रेशनल फंक्शन से जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर n, ऐसा कुछ फॉर्मेट बनना चाहिए। बढ़ा जाए आगे। ये सब चीज़ें शायद बताई थी, एक्सप्लेन की हुई थी। अरे कैसे नहीं बताते, कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कहा था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या कहा? जब ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल मिक्सअप होते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। भूल गए वो वाला केस जिसमें साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर था, याद है ना?
तो उसमें कैसे अप्लाई किया था, उसमें कंपेयर ही तो ये वाला मॉडुलस ही तो लगा था। तो हमने कहा था कि साइन मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। नहीं याद आया? तो दोनों डेफिनेशन, मॉड ऑफ साइन एक्स, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हो गया है? ये देखो, मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू 1 होती है। हाँ भाई मानसी, मैडम जी ने खूब चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कि जो नंबर बीच में लिखा है उसको बीच में रहने दो। अगर मॉडुलस को हटाना चाहते हो तो एक बार इसको पॉजिटिव कर दो, एक बार निगेटिव कर दो, और फिर वही साइन रन कराओ जो यहाँ पर रन है। हाँ, कुछ कुछ याद आता है, अरे ये तो रेंज है -1 से +1। अब तुमको ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं, ये आप ये डिस्कस करना चाह रहे थे। मैंने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इन्फिनिटी। नहीं नहीं नहीं, फिर तुम लोग लाइज बिटवीन -1 टू +1, लाइज बिटवीन -1 टू +1। हालांकि ये लास्ट क्लास में शायद एक्सप्लेन कर दिया था, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कर दिया था। हाँ, वो ग्राफ से एक्चुअली क्लियर भी हो पाएगा और उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कि अगर तुम पढ़ते हो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब कभी इसका डेरिवेशन देखा है मैथमेटिकली? उसका बस प्रॉपर्टी नहीं, उसका ग्राफिकल सोल्यूशन ही है, मैथमेटिकल नहीं है। आगे बढ़ा जाए। यहाँ से एक टेस्ट हमारे पास ये कंप्लीट होता है। अब एक दूसरे टेस्ट की चर्चा करने जा रहे हैं जो असल में म्यू टेस्ट होगा। ये भी कंपैरिजन टेस्ट के अंतर्गत ही है, लेकिन ये सेकंड काइंड के लिए है। अब हम कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं? म्यू टेस्ट। और म्यू टेस्ट में याद रखेंगे a to b fx dx। कोई समस्या? हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि जो फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है वो a के लिए वैलिड है, ठीक है। उसमें कुछ ध्यान नहीं देना होता क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंने कहा था ये तीसरा वाला केस तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने आपको खूब अच्छे समझा दिया था। आपको जो केसेस मिलने हैं वो केवल ये वाला या फिर ये वाला। सबसे ज्यादा केस जो हमको मिलना है वो कौन सा मिलना है? ये वाला। क्यों? क्योंकि असल में इसी केस के लिए देख रहे हो पूरा प्लेटफॉर्म अपने पास तैयार है। नहीं मेरी बात समझे? बाकी कोई चर्चा ही नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो फंक्शन इंटीग्रेंट जो है वो अगर अनबाउंडेड हो रहा है तो वो या तो a पर हो सकता है या b पर हो सकता है, या फिर इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जनरेट होगा, क्रिटिकल पॉइंट, जो इसको क्या कर देगा? इन्फिनिटी बना देगा। नहीं मेरी बात समझे? ठीक है। तो जो यहाँ पर लिमिट रन कराओगे, लिमिट उसी की आएगी। लिमिट किसकी आएगी? लिमिट उसी की आएगी जिस पर इंटीग्रेंट क्या हो रहा है? अनबाउंडेड हो रहा है। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला केस हमने ले लिया। एक चीज तो क्लियर है कि लिमिट क्या है? फाइनाइट है। तो लिमिट फाइनाइट है और फंक्शन जो इंटीग्रेंट है वो अनबाउंडेड है, तो ये किसमें चला जाएगा? सेकंड काइंड में चला जाएगा। तो सेकंड काइंड का टेस्ट हमको अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो ना ही ये 1 पर इंफिनिटी है ना ही 5 पर इंफिनिटी है। कहां पर इंफिनिटी है? तो हाँ, तो यही मेरे कहने का मतलब है, जिसके लिए इंफिनिटी होगा वो यहां पर आएगा। जैसे 2 के लिए इंफिनिटी है तो अब रन कराओगे। मेरी बात समझे? नहीं समझे? यहां से बन जाता है x - a। अब फिर ध्यान से समझना, जो नंबर यहां आएगा वही नंबर यहां आएगा। क्लियर? और ये बना देता है म्यू और फिर साथ में fx। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अब तुम इस चीज को समझ रहे हो बेहतर तरीके से कि अगर 2 - x⁵ के लिए वैलिड है तो यही एक्सप्रेशन fx पर आ जाएगा। a हम 2 रख देते हैं तो 2 - x बना देगा। जैसे म्यू की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये वाला जिसकी वजह से फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड जा रहा है वही खत्म हो जाएगा। फंक्शन अब जाएगा अनबाउंडेड? नहीं जाएगा। और आउटपुट हमको यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या मिलना चाहिए? फाइनाइट एंड नॉन जीरो। क्या मिलना चाहिए? फाइनाइट एंड नॉन जीरो। क्या कहा? फाइनाइट एंड नॉन जीरो। यहां से अरे लो, ये तो अधूरा ही है भाई, तुम लोग तो कुछ बताते भी नहीं हो। क्या यार, तुम लोग पढ़ाई में इतना खो जाते हो, इतना खो जाते हो कि अगर हम गधे को घोड़ा भी कह देंगे तो तुम लोग कहोगे हाँ हाँ एकदम सही है सर, एकदम सही है। फिर समझने का प्रयास करते हैं। भाई यहाँ पर टेस्ट तो डिफाइन ही नहीं किया है। टेस्ट कहाँ डिफाइन किया? तो यहाँ से पता चलता है कि जब म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है? ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो ये किस में तब्दील हो जाता है? कन्वर्जेंट। बताइए, इतनी बड़ी क्लास में कोई भी नहीं पकड़ पाया? अजीब बात है भैया। यहाँ से क्या बन जाता है? डाइवर्जेंट। बोलो बनता है या नहीं बनता है? क्या बता रहे थे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में और फर्स्ट काइंड में किस चीज का डिफरेंस आएगा, किस चीज का वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखिए आज मेरे पास मार्कर थोड़े से जरा कम है, इसलिए जो है आज की क्लास उतनी रंगीन नहीं हो पाएगी जितनी कि मैं हमेशा कर देता हूँ। खैर कोई बात नहीं, प्रयास जारी रहेगा।
दोनों में साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब हमने यहां से डिस्कस किया तो यहां से पता चलता है कि म्यू इज लेस देन 1 पर क्या हो जाता है? कन्वर्जेंट हो जाता है। और म्यू इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 पर क्या हो जाता है? डाइवर्जेंट हो जाता है। बताइए भाई सदीप, यही सर ने पढ़ाया था कि कुछ अलग पढ़ा दिया था? यही पढ़ाया था। दो टेस्ट हमारे कंप्लीट होते हैं, एक कंप्लीट होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, एक कंप्लीट होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। दो टेस्ट इसके अंतर्गत और बच रहे हैं, एक अबेल टेस्ट बच रहा है और दूसरा डिरिचलेट टेस्ट बच रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? फिलहाल अभी क्या करना है, इसको जल्दी से नोट करना है ताकि मैं कुछ और भी आगे चीज़ों को बेहतर तरह से डिफाइन कर पाऊँ। मुझे लगता है कि मुझे अभी मेरे पास कुछ स्पेस है, तो मुझे लगता है कि मैं शायद यहाँ से कुछ चीज़ों को रफ कर सकता हूँ। जैसे कि शायद ये इसकी अपने पास कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो यार, पेपर हम लोगों का क्या है? पेपर है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव। पेपर कैसा है? पेपर है ऑब्जेक्टिव। तो हमारे पास इतना समय थोड़ा ही है, या हम जानते भी हैं तो चीज़ों को अप्लाई करने में कोई खास बेनिफिट नहीं है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मीनिंग मैंने शायद लास्ट क्लास में समझा दिया था, बता दिया था। कन्वर्ज मतलब क्या है? कोई एक फाइनाइट और फिक्स्ड वैल्यू मिलनी चाहिए। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है? या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। एक इसी में ऑसिलेटरी भी होता है जिसमें कि वैल्यू जो है वो दो फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में क्या करने लगती है? वेरी करने लगती है। हालांकि ऑसिलेटरी से हमको कोई मतलब नहीं है। अब मतलब केवल दो चीजों से बचा। किन से बचा? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। नहीं मेरी बात समझे? समझ गए? खूब बात समझ आती है। बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं, ऐसा प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हम नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? इन वेरियस टेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं। हमने सिंपली क्या किया? वही पुराना एग्जाम्पल जो तुम लोगों को कई बार दे चुके हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। कौन सा फेमस क्वेश्चन है? 1 to इंफिनिटी। बिल्कुल सही जवाब। मान लेते हैं कि हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तो मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया था कि सीधे इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट हमने कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद में हमको क्या करना है? लिमिट्स को अप्लाई कर देना है। लिमिट्स को जब अप्लाई करते हैं तो ये बना देता है log इन्फिनिटी माइनस का log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। अब तुम बताओ log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू गुड 0 होती है यार। हाँ हाँ, और ये log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या बता रहे हो? नहीं यार, इन्फिनिटी आएगा, कैसी बात कर दी? ये समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तुम्हारी बात को मैं पूरा सम्मान देना चाहता हूं। ये कहना चाहते हैं कि 1/0 से कर दीजिए। तो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी 1/0 है। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो log 1 माइनस log 0 बना देता है। log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, जबकि log 0 की वैल्यू असल में माइनस इन्फिनिटी होती है। अब कहोगे सर हमको विश्वास नहीं हो रहा है। यहां पर देखो, यहां पर ये ऑरिजिन है, तो यहां पर x की वैल्यू 0 होगी। अब y की वैल्यू हम देखना चाहते हैं, देखो जरा ग्राफ कहां भागता चला जा रहा है, ये देखो जरा। और ये देखो, ये कभी इस ग्राफ को, इस लाइन को कभी टच कर पाएगा? ये लाइन कौन सी लाइन बोली जाएगी? एसिम्पटोट्स। ये लाइन कौन सी बोली जाएगी? एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत की स्पर्शी। अभी नहीं छू रही है, कभी भविष्य में अनंत में छूने का प्रयास करेगी, मगर छू पाएगी? कभी नहीं। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? एसिम्पटोट्स। अभी भी नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? कंफर्म? तो जब हम 0 पर, एग्जैक्टली 0 पर होंगे तो ये कहां पर जाकर के टच करेगा? अरे नीचे साइड क्या है यार? माइनस इन्फिनिटी तो है। नीचे साइड क्या है? माइनस इन्फिनिटी। तो इससे पता चलता है log 0 की वैल्यू क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब कि जो मैं कह रहा हूं वो परम सत्य है। फिर भी इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? अगर हम सिंपल से देखें, x इक्वल्स टू इंफिनिटी हम रखना चाह रहे हैं। इंफिनिटी का मतलब क्या है? x एक्सिस का राइट हैंड साइड, और आगे और आगे, बहुत आगे। कहां तक? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखो ऐसे ऊपर उठता चला जाएगा, और ये जब ऊपर उठेगा तो उस दौरान ये y पर कुछ इंक्रीमेंट होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जब ये x पर इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो इंक्रीमेंट y पर भी हो रहा होगा। तो इसका मतलब जब कभी हम x में इंफिनिटी पर होंगे तो फिर y भी हमको क्या मिलने लगेगा? नहीं मेरी बात समझे? समझ गए? इससे इस चीज का पता चलता है कि जो मैंने यहां पर वैल्यू लिखी है ये एकदम सही है। आगे बढ़ा जाए? कोई समस्या? अब बोलो, ये देखो, ये हमको दे रहा है इंफिनिटी, ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा? डाइवर्जेंट होगा। हालांकि अगर हम अपने टेस्ट को अप्लाई कर देते हैं तो इसमें ये कौन से टाइप का इंटीग्रल बोला जाएगा? फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड?
फर्स्ट काइंड, और फर्स्ट काइंड के लिए हमारे पास ये देखो एक टेस्ट छपा हुआ है, यहाँ पर n की वैल्यू अपने पास कितनी जनरेट हो रही है 1, और इक्वल 1 के लिए यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है डाइवर्जेंट जनरेट हो रहा है। तो अगर हमें टेस्ट का नहीं भी पता है तब भी हम जो है मामले को सेट कर सकते हैं। इसी में अगर हम एक दूसरा केस ले लेते हैं, और दूसरा केस इस बार हमने क्या पिक कर लिया 1 to infinity 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और मुझे लगता है अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो माइनस का 1 अपॉन एक्स 1 to infinity, एक बार अपर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बना देता है 0, और एक बार लोअर लिमिट माने 1 माने +1। अब +1 कैसा फाइनाइट एंड फिक्स नंबर नहीं है, तो फिर ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा कन्वर्जेंट। अरे सिंपल सी डेफिनेशन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की यही तो हम लोगों ने सीखी है, फिजिक्स में भी सीखा होगा, वो रोल बना करके वो लेंस वेंस के थ्रू की रेज जो है वो पास हो रही हैं, और फिर हाँ बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा n की वैल्यू क्या है 2 है, और जब 2 है तो 2 1 से बड़ा होता है छोटा होता है, तो फिर ये भी तो यही कही रहा है कन्वर्जेंट है। आगे बढ़ा जाए, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। एक्चुअली सेकंड टेस्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, सेकंड काइंड मैंने दोनों को कंप्रेस करने की कोशिश की है, इस वजह से इस तरीके से जो है कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। अब एक्चुअली क्या था कि अगर हम तुमको ये टेस्ट अलग अलग पढ़ाते तो हो सकता है तुम्हें एक बार माइंड में नहीं बैठता, अब तुमको ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा कि इसमें ये वाला तो टेस्ट लास्ट क्लास में याद करा दिया था, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, और इसका जस्ट अपोजिट इधर छपा होगा। ये लेस देन 1 पर क्या होता है कन्वर्जेंट, और ग्रेटर इक्वल्स टू 1 पर क्या होता है डाइवर्जेंट। नहीं मेरी बात समझे? तो मेरा उद्देश्य था कि आपको हम ये 4 टेस्ट याद करा दें, और मुझे लगता है कि मैं शायद अपने उद्देश्य में लगभग सफल हो गया हूं, बाकी तो अब आप ही लोग समझ सकते हैं। फिर भी समझने का प्रयास करते हैं, और अनूप की मध्यम सी मुस्कान देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको रफ करने का प्रयास करते हैं। 2 चीजें मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश की, नोट करना है? अच्छा ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो कुछ चीजें आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर दिख रही होंगी, ये सारे के सारे कुछ 6 इंटीग्रल लिख दिए गए, और इन इंटीग्रल्स को क्या करना है सभी लोगों को अच्छी तरह से तैयार करना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बंद हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, इन 6 इंटीग्रल को अच्छी तरह से क्या करना है तैयार करना है। हम लोगों ने अभी तक 4 टेस्ट सीख लिए हैं। 2 हम लोगों ने सीखे कंपैरिजन टेस्ट फॉर फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड, फिर 2 हम लोगों ने सीखे म्यू टेस्ट फॉर फर्स्ट काइंड एंड सेकंड। 4 टेस्ट हमारे पास ये तैयार हो जाते हैं। हालांकि अभी इसके पहले अभी अब मैं आपको बता रहा था कि अगर टेस्ट नहीं भी याद है, अगर आप प्रॉपर इंटीग्रेट कर पा रहे हैं चीजों को तो आपको ज्यादा आसानी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्या बोलते हैं नोटेशंस हैं, नोटेशंस का कुछ स्टैंडर्ड टाइप की इंटीग्रेशन है, जस्ट लाइक दिस -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल्स टू √π। हालांकि ये सिग्नल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला सबसे ज्यादा पॉपुलर इंटीग्रल है, इसलिए वेरियस स्टैंडर्ड पर आपको देखने को मिलता है। आपने यही सेम इंटीग्रल बीएससी पार्ट 1 में सीखा होगा यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन, फिर यही आपने सीखा होगा फूरियर के अंतर्गत बीएससी पार्ट 2, और फिर यही हम लोग आज सीख रहे हैं रियल के अंदर बीएससी पार्ट 3। तो अभी आप समझ सकते हैं कि इस असल में इंटीग्रल की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना ज्यादा ये अपने आप में वैल्यू रखता है। इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग और मॉडिफाई कर देते हैं और एक इसमें अप्लाई कर देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें आप जानते हैं कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट कांस्टेंट होती है लेकिन अपोजिट साइन पर होती है, तो इसी में शायद 2 आगे आ जाता है और ये तब्दील हो जाता है एक न्यू इंटीग्रल में। इसको इम्प्लाइज नहीं, इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख देते हैं 0 to infinity to the power माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू √π/2। जैसे मुझे याद है वैसे तुमको भी याद हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसी के साथ में यहाँ पर जितने भी इंटीग्रल आप देख रहे हैं, अगर आपने फूरियर को अच्छे तरीके से सीखा होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो डेफिनेटली आपने ये सारे केसेस वहाँ सीखे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़े होंगे और निश्चित तौर पर आपको याद भी होंगे, क्योंकि ये असल में सिग्नल सिस्टम और कम्युनिकेशन का बैकबोन है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? इसलिए अगर आप देखेंगे अपनी बुक में ये जो टेस्ट की बात चल रही है, ये कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का जो पूरा सिस्टम चल रहा है इंटीग्रल के लिए, असल में फूरियर से ही जनरेट हो रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? एक एक क्वेश्चन जो है तुमको छपा हुआ देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? तुम्हारी अपनी टेक्स्ट बुक में। ठीक है, अभी तुमको क्या करना है कि तुमको ये सब चीजें टेस्ट नहीं अप्लाई करना। तुम अगर सीधे याद रखोगे तो पेपर ऑब्जेक्टिव, इसलिए अगर सीधे याद, अब जैसे हम पूछें कि ये वाला मान लिया, यही वाला ले लिया cos px 1 + x², ये m डज नॉट इक्वल्स टू 0 बेसिकली क्या है, ये 2 आउटपुट तुमको यहाँ से प्रोवाइड कराता है। पहला आउटपुट जो तुमको देगा वो देगा m इज लेस देन ग्रेटर देन 0 के लिए, दूसरा देगा m इज लेस देन 0 के लिए, और ये जो प्लस माइनस π/2 है असल में 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक बदलता है प्लस का π/2 और एक बदलता है माइनस का π/2। हालांकि उसी को मैं कंप्रेस करके एक साथ बता देता हूँ। मेरी बात समझे या नहीं समझे? फिलहाल ये सारे के सारे इंटीग्रल अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। ये वाला जो इंटीग्रल नंबर 5 और इंटीग्रल नंबर 6 है, इसको तुम्हें याद होगा, तुम लोगों ने सीखा होगा e⁴x sin bx, e⁴x cos bx। केवल लिमिट अप्लाई करोगे,
बिल्कुल सही बात है। ए टू द पावर ax sin bx का फॉर्मूला बन जाता है ए टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनसाइड द ब्रेसेस a sin bx माइनस b cos bx। मेरी बात समझे या नहीं समझे? लिमिट अप्लाई करते हो तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, फिर आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक बिल्कुल आसान है। अगर आपने फूरियर को अच्छी तरीके से सीखा हुआ है तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें आपको आसानी से लर्न हो जाएंगी। इसमें दो टेस्ट हमारे पास और मिस हो रहे थे, दोनों टेस्ट को समझने का प्रयास करते हैं। एक अबेल टेस्ट हमारे पास ये रहा। अबेल टेस्ट हमको ये बताता है कि अगर फर्स्ट काइंड का हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल, फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, यानी a टू इन्फिनिटी fx dx, साथ में एक जो फंक्शन फाई एक्स है वो इस तरीके का फंक्शन लिया गया है कि वो बाउंडेड है। बाउंडेड फंक्शन, इसको हम लोग इनिशियल जब चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करेंगे तो वहां समझेंगे। एक फंक्शन को तभी बाउंडेड बोलते हैं जब उसके पास अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है। बुक में जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा फाई एक्स इज बाउंडेड। अब इसका भैया मतलब ये होता है कि जो फाई एक्स है, अभी मॉडल्स को एक्सपेंड करना बताया था। कैसे बताया था मॉडल्स को एक्सपेंड करना? जो नंबर है उसको यहीं लिख दिया, फिर यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको एक बार पॉजिटिव साइन दिया, एक बार नेगेटिव साइन दिया, और फिर वही साइन रन करा दिया जो एक्चुअल में रन है, जैसे कि ये वाला। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो फाई एक्स है ये असल में माइनस एम से प्लस एम के बीच में बाउंड हो गया है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो वो एक आम भाषा वाली बात थी और ये एक थोड़ा सा मैथमेटिशियंस वाली बात है, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है। इसमें अगर आप यहाँ पर इक्वल साइन लगा देते हैं तो इसमें कोई किसी तरीके की त्रुटि नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी और जो है प्रमाणिकता और थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो ये अगर ये इंप्लाइज के इस तरफ जो होता है वो गिवन है, इंप्लाइज के उस तरफ जो है वो हमको प्रूफ करना है। तो इंप्लाइज के इस तरफ लिखा गया है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का होना चाहिए, लिमिट क्या चलनी चाहिए, a टू इन्फिनिटी और फिर फाई एक्स dx, एक साथ में तुमको एफ एक्स dx, एक साथ में फाई एक्स है जो किस तरीके का फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। किस तरीके का फंक्शन है? बाउंडेड फंक्शन है। इस तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा है कि जो x होगा वो हमेशा a से बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये इंप्लाइज करके ये बताता है कि अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करा देंगे तो जो हमको फंक्शन मिलेगा वो भी कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर? इसको अगर एक आम भाषा में तुमको समझाना चाहें तो बिल्कुल तुम ऐसे समझो कि अगर दो कन्वर्जेंट फंक्शन का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको हमेशा कन्वर्जेंट फंक्शन ही मिलेगा। नहीं, मेरी बात समझे? 1/x² एक कैसा फंक्शन था? कन्वर्जेंट था 1 टू इन्फिनिटी के लिए, और फिर हमने ले लिया 1/x3, ये भी कैसा है? कन्वर्जेंट है यार। दोनों का मल्टीप्लाई करा दो इंटीग्रेंट का तो क्या हो जाएगा? 1/x⁵ नहीं हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हालांकि अब ये नहीं सोच रहा कि वही चीज ही अबेल टेस्ट है। अबेल टेस्ट ने थोड़ा सा फंक्शन जो मॉडिफिकेशन था उसके प्रारूप को चेंज किया हुआ था। ये पूरी डेफिनेशन याद हो गई? ये पूरी डेफिनेशन याद हुई? बताओ जरा अबेल ने क्या बात बताई थी? अबेल ने क्या बताई थी? हाँ बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है कि जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, वो फर्स्ट काइंड का होना चाहिए। लिमिट कहाँ से कहाँ चलनी चाहिए? a टू इन्फिनिटी चलनी चाहिए, fx dx चलना चाहिए। एक दूसरा फंक्शन हम फाई एक्स लेते हैं, फाई एक्स कैसा होगा? बाउंडेड होगा। तो अगर इन दोनों का भरत मिलाप करा दें उसी सेम लिमिट पर तो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? इसी में अगर हम डिरिचलेट टेस्ट को देखते हैं तो डिरिचलेट टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जो फंक्शन fx है वो किस तरीके का है? वो फंक्शन बाउंडेड है। लेस देन m का मतलब समझ रहे हो? बाउंडेड है। इसी में अगर यहाँ पर इक्वल साइन लगा दें तो थोड़ा सा और आनंद आने लगेगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि मॉड ऑफ फाई एक्स जो है वो कैसा है? बाउंडेड हो चुका है। साथ में कहा जा रहा है कि ये बाउंडेड इस तरीके से है कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हम देखेंगे तो ये हमको आउटपुट क्या देगा? 0 देगा। तो वो बताता है कि a टू इन्फिनिटी, अब ये देखो a टू इन्फिनिटी, इससे क्या पता चल रहा है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, फाई एक्स और fx का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। कंडीशन इसके पास ये जाएगी, कंडीशन ये होनी चाहिए, ये जो देख रहे हो मतलब ये होगा तो कन्वर्जेंट, लेकिन कन्वर्जेंट तभी जाएगा जब ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा। याद रखना, जो ऊपर लिखा होता है वो अपर लिमिट होता है, जो नीचे लिखा होता है वो लोअर लिमिट होता है। अगर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाती हैं तो वैल्यू क्या मिलती है? गुड। तो इससे ये पता चलता है कि जो x होगा वो हमेशा क्या होगा? ए से बड़ा होगा। नहीं, मेरी बात समझे? इसलिए बुक में कंडीशन देखोगे तो वहां पर लिख दिया गया है x इज ग्रेटर देन। कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद रखोगे तुमको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर कंडीशन यही अवेलेबल होगी, x इज ग्रेटर देन। समझ गए ना क्यों अवेलेबल होगी? क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट जो ऊपर होता है वो नीचे वाली लिमिट से हमेशा बड़ा होता है। क्या तुम लोगों को ये दो टेस्ट याद होगा, अबेल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट? अब तुम्हारे पास ये जो भी जिन भी लोगों के पास इजी नोट्स हैं वो जल्दी से इजी नोट्स को ओपन करेंगे और फिर तुमको प्रॉपर समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ढेरों क्वेश्चंस यहाँ पर तुमको देखने को मिलेंगे और इसमें सबसे पहला जो टाइप अपने पास जनरेट होता है उसमें तुमको ये बताना है कि फंक्शन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। 2-3 क्वेश्चंस। हाँ बोलो। a टू इन्फिनिटी है, नहीं समझे? देखिए मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ ये देखिए, ये एस चांद पब्लिकेशन की बुक है और मुझे लगता है कि इससे बेहतर
इससे बेहतर इसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि यश चंद पब्लिकेशन आप बुक की मोटाई देख सकते हैं और अपनी बुक की मोटाई देख सकते हैं। हाँ उसमें होगा, मेरा काम है। हाँ हाँ प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही लिखा गया है, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो आकर के, यहाँ पर क्या लेकर के चल रहे हैं, ये वाला पोर्शन क्या लेकर के चल रहे हैं, नहीं मेरी बात समझे। अब ये वाला जो पोर्शन है ये अभी ऊपर अभी हम यहाँ पर बता करके आ रहे थे इस केस में कि यहाँ पर x के प्लेस पर कौन सी लिमिट चल रही होगी, कुछ अभी याद है, ए को डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। तो हमने जो तुमको पढ़ाया हुआ है वो जनरलाइज थ्योरी पढ़ाई हुई है, नहीं मेरी बात समझे। हालांकि जो विनोद कुमार की बुक आप देखेंगे वहां पर आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा यहाँ पर a टू इन्फिनिटी, ये ऑलरेडी x के लिए बता कर क्या रहे हैं कि x टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। और किसी के पास कोई डाउट, और किसी के पास कोई डाउट। ये पूरा जो भी आपको थ्योरी पढ़ाई है किसकी मदद से पढ़ाई हुई है, एस चंद पब्लिकेशन की मदद से पढ़ाई हुई है, ठीक है। अच्छा उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है और एक्चुअली वो इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से उनकी बुक है और उसमें काफी इंटीग्रल को एक साथ पूरा कवर करने की, कंप्रेस करने की कोशिश की गई है, जिसमें बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ इंटीग्रल, इसमें एक दो इंटीग्रल भैया मिस हो रहे हैं, वो मैं बताने जा रहा था। एक इसमें बीटा गामा फंक्शन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बीटा गामा के कुछ केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा 0 टू दी पावर m x टू दी पावर 0 टू इन्फिनिटी गामा फंक्शन, 0 टू इन्फिनिटी टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx किसके इक्वल होता है, गामा n के इक्वल होता है या नहीं होता है। एक छोटी सी बात मुझे बताओ जरा, अगर हम पूछे -1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, -1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, -1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, क्या होगा, इन्फिनिटी। मेरी बात समझे या नहीं समझे, हाँ बोलो। अरे यार ये तो तुमने दर्द भरा सवाल पूछ दिया। आम भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने बीटा गामा फंक्शन के अंदर देखा होगा, लेकिन मैं जो है तुमको थोड़ी सी आम भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। गामा n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। हमने यहाँ से इसको बना दिया n-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n। बोलो गलत बात तो नहीं सिखा दी। अब हमने क्या कि n की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट कर दिया। जैसे ही हमने n की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट किया तो हमें क्या देखने को मिलता है, बोलो भैया, n की वैल्यू को, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आ जाता है 0 फैक्टोरियल, ये आ जाता है 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो फिर ये 1 में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ किया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बहुत आम भाषा में समझा दिए हैं, अदरवाइज इसी का जब डिस्क्रिप्शन देखते हो BSc पार्ट 1 बीटा गामा में, तो इसका बहुत 2 पेज का सोल्यूशन है, केवल इस बात को प्रूफ किया गया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हमको ये एक्जैक्टली पता चल गया है कि n इक्वल्स टू 0 रख देने पर, n इक्वल्स टू 1 रख देने पर ये एक्सप्रेशन बन रहा है। तो अब इसी एक्सप्रेशन में हम n की वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं, 0 रखने जा रहे हैं। जैसे हमने 0 रखा तो ये -1 फैक्टोरियल में तब्दील हो जाएगा, ये 0 फैक्टोरियल में तब्दील हो जाएगा, यहाँ से ये 0 में तब्दील हो जाता है। अब आप जानते हैं कि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, लेकिन अच्छी बात तो हमारे पास ये है ना कि यहाँ पर 0/0 है ही नहीं। 0 फैक्टोरियल 1 अभी प्रूफ करा करके लाए हैं, तो 1/0, और दुनिया जानती है वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। इसीलिए हालांकि उसकी डेफिनेशन भी यही है, पूछा जाता है व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या है, तो क्या जवाब देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द n फैक्टोरियल। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द n फैक्टोरियल। नहीं मेरी बात समझे। अरे भैया प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्याओं के गुणन को ही एक शॉर्ट में लिखने का तरीका है हमारे पास। अब यहां से जरा समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व नहीं कर पाता है, कर पाता है, नहीं कर पाता है। गामा जो है वो फैक्टोरियल का बड़ा भाई है, क्या कहा, हाँ। तो अब ये फ्रिक्शन को भी नहीं सॉल्व कर पाता है, गामा में इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है वो कुछ फ्रिक्शन को भी सॉल्व करने लगता है, लेकिन वो भी निगेटिव इंटीजर को अटेम्प्ट नहीं ले पाएगा। नहीं मेरी बात समझे, कुछ निगेटिव फ्रिक्शन को अटेम्प्ट ले लेता है लेकिन निगेटिव इंटीजर्स को नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो यहां से तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये एक्सप्रेशन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो इसमें क्या बताएंगे। अरे इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अरे भाई गामा 0 की वैल्यू क्या होगी, अरे भाई गामा और फैक्टोरियल के बीच में एक रिलेशन तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना। अरे ऐसे कैसे भूल जाते हो, n फैक्टोरियल, बोलो ये एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, पढ़ा इस एक्सप्रेशन को, नहीं पढ़ा है। गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। अरे भाई इसके पास एक ज्यादा इसीलिए तो बड़ा भाई है, नहीं मेरी बात समझे। बढ़ा जाए आगे, अगर इसी एक्सप्रेशन में n की वैल्यू को 0 रख देते हैं तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो गामा 1 की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
अब हम गामा जीरो की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो इस दौरान हमको n की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, -1, और जैसे ही हम -1 रखा तो ये भी -1, और -1 फैक्टोरियल अभी तुमने कहा इन्फिनिटी, तो गामा 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, गामा जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाता है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अपने पास दोनों नेचर कंटेन करेगा, कन्वर्जेंट भी होगा, डाइवर्जेंट भी होगा। ये बात किस पर डिपेंड करेगी, ये बात n पर डिपेंड करेगी। तो जब इसी को बुक में देखोगे तो बुक में इसका डेरिवेशन 2 पेज का तुमको देखने को मिलेगा, पूरा सिंप्लीफाई। अरे एग्जाम में आकर तुमको सब पूरा समझा तो दिया है भैया, तुमसे पूछा जाएगा कहाँ कन्वर्जेंट कहाँ डाइवर्जेंट। अरे भाई तो n की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो क्या है, और अगर 0 है या उससे छोटी है तो मतलब क्या है, बताइए। इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, उसके बाद कहती है एग्जाम में क्या करना है। नहीं मेरी बात समझे, समझ पाए या नहीं समझ पाए। बेसिकली मैं तुमको ये बताना चाह रहा था कि टेस्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना, टेस्ट के चक्कर में पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। इसमें 2-3 टेस्ट और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एक तुम्हारे पास ये बनता है sin x अपॉन x 1 to infinity, एक इसी में बनता है 1 to infinity sin स्क्वायर x अपॉन x। दोनों टेस्ट तुम्हारे लिए होंगे इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझे या नहीं समझे। एक टेस्ट ये वाला जो टेस्ट है ये असल में अबेल फंक्शन से सॉल्व होगा, किससे, अबेल टेस्ट से सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। तो हमसे यहाँ से 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तुमको एक एक्सप्रेशन दे देगा, कहेगा बताओ ये किस काइंड का है, किस काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तुमको हमेशा 4 ऑप्शन देगा, या तो फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड या फिर थर्ड काइंड नहीं देगा, वो ऑसिलेटरी उसकी जगह पर देगा। प्रॉपर भी दे सकता है या उसकी जगह पर नन भी दे सकता है। 4 ऑप्शन इजिली रिकॉग्नाइज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टाइप खत्म होता है। दूसरे टाइप में तुमसे पूछेगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की 2 थ्योरीज पढ़ाई हैं, एक तो टेस्ट थ्योरी, एक तुमको याद होगा एप्सिलॉन वाली थ्योरी, जिसमें फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि इन्फिनिटी को हम पिक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें लिमिट, हाँ याद आया। तो एक दूसरी थ्योरी, आज एक तीसरी थ्योरी हम लोगों ने और सीख ली हुई है। यहाँ से ये वाला जो पूरा सिस्टम चल रहा है ये कहाँ से पिक किया गया है, फूरियर से पिक किया गया। सारे फूरियर में सिग्नल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रल है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, लगभग इतना ही डिस्कस होते हैं। तो अभी क्या करना है, क्वेश्चंस को आसानी से घर में जाकर के देखना है और तुमसे इजीली सॉल्व होंगे, कहीं तुम्हें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।